Hello everybody, welcome to my channel where we learn easy. आज हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जेन स्ट्रीट क्या है। पूरे हफ्ते आप सुन रहे हो जेन स्ट्रीट ने ये किया, जेन स्ट्रीट का ऐसा हुआ, सेबी ने ये किया, सेबी ने बैन लगा दिया। तो इस पूरे वीडियो में हम इजीली आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि जेन स्ट्रीट है क्या, सेबी ने बैन क्यों लगाया और व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, जेन स्ट्रीट ने क्या किया है। ओके, हु इज जेन स्ट्रीट? पहले तो ये समझते हैं कि जेन स्ट्रीट है कौन। कोई बंदा है, बंदी है, क्या करता है? तो बेसिकली जेन स्ट्रीट इज अ यूएस बेस्ड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म। जैसे कि हम इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, वैसे भी कंपनीज होती हैं जो ट्रेड करती हैं। तो ये एक यूएस बेस्ड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है, यानी कि ये एल्गोरिदम्स एंड मैथमेटिक्स यूज करती है, एआई मशीन्स यूज करती है टू ट्रेड, सो दैट इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस से ज़्यादा ये मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं, एल्गोरिदम्स पे डिपेंडेंट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो जेन स्ट्रीट ने ये डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करके जनवरी 1 2023 से लेके मार्च 31 2025 तक 36,502 करोड़ रुपीस अर्न किए हैं। तो आपने पहले सुना होगा, सेबी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स मार्केट में अपने पैसे लूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेबी ने, कि जेन स्ट्रीट ने इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में अपने डेरिवेटिव्स मार्केट से निकाल दिए। तो ये चीज जो है, ये बहुत सारी मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करी है और बहुत सारी जगहों पे तो ये बात आगे निकली थी कि इतने सारे प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं। और ये चीज जब सेबी के नजरों के सामने आई तो सेबी आल्सो स्टार्टेड इन अप्रैल 2024, इट स्टार्टेड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनटू जेन स्ट्रीट के जितने भी ट्रेड्स थे जो वो इंडिया पे कर रही थी फ्रॉम जनवरी 23 टिल मार्च 25। तो सेबी आल्सो स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट एंड सी कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये जेन स्ट्रीट ऐसा कैसे कर पा रही है, इतना ये वॉल्यूम्स कहाँ से आ रहे हैं ट्रेड्स के। तो इस बेसिस पे सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। इंटरिम ऑर्डर अगेन एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर है, यानी कि ये फॉर द टाइम बिंग उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। जेन स्ट्रीट को एक ऑर्डर दिया है 105 पेजेस, जिसमें उन्होंने बोला है कि जेन स्ट्रीट ने मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज करी हैं। उन्होंने दो नाम दिए हैं उसके, एक हो गया इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, उन्होंने मेनली बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी यूज किया है और उन्होंने इसके थ्रू प्रॉफिट्स गेन किए हैं। और दूसरा है एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। तो जो क्लोज द एक्सपायरी डेट्स होते हैं, एक्सपायरी डेज में उन्होंने ज्यादा मैनिपुलेशन किया है, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे गेन्स किए हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, ये जेन स्ट्रीट ने कैसे किया। सिंपल टर्म्स में दो फेजेस में समझाऊंगी आपको। तो इसके लिए ऑब्वियसली ऑप्शंस का आपको थोड़ा-सा आइडिया होना ज़रूरी है, सो दैट आप समझ सको कि यू नो पुट प्रीमियम, कॉल प्रीमियम कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। ये समझने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा-सा ऑप्शंस का नॉलेज ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो आप लेमैन टर्म्स में इस वीडियो में समझ जाओगे। पहले उन्होंने क्या किया, मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। फिर हम 2 फेजेस में बात करें। पहला फेज उसने क्या किया, जेन स्ट्रीट ने पहले बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखा। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 12 डिफरेंट स्टॉक्स हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ठीक है, तो हम ये जो 12 स्टॉक्स है इनको इफेक्ट करेंगे पहले, उनको हम ऊपर लेके जाएंगे, उनके प्राइसेस को हम हाई करने की कोशिश। और कैसे हाई करोगे, आप उनको हाई करोगे बाय बाइंग दो शेयर्स बल्क में, हाई वॉल्यूम्स में। उन्होंने मनी पावर यूज करके हाई वॉल्यूम्स में उन्होंने वो सारे बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स थे, अंडरलाइंग स्टॉक्स थे, उनको खरीद के बैंक निफ्टी को ऊपर किया। जब बैंक निफ्टी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो कॉल प्रीमियम्स थे वो भी बहुत बढ़ गए। ओके, और उन्होंने वहां पे कॉल को सेल किया, कॉल शॉर्ट किया। ठीक है, और जो पुट प्रीमियम्स थे बहुत नीचे चले गए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपका पूरा बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, वो ऑपोजिट चलता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा और पुट का लो हो जाएगा। जो पुट लो में उन्होंने उसको ऑप्शंस बाय किया, तो यहाँ पे उन्होंने कॉल सेल कर दिया एट हाई रेट और पुट बाय कर दिया एट अ वेरी लोअर रेट। फिर उन्होंने बेट, क्यों किया, बिकॉज उन्होंने पहले ही ये बेट अपने दिमाग में लगा रखा है कि बैंक निफ्टी को हम नीचे गिराएंगे
और उससे पहले हम बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको नीचे गिराएंगे। इस मूवमेंट से जो डेरिवेटिव्स में हमें प्रॉफिट हो उसको हम गेन करेंगे, उस प्रॉफिट को हम लेने की कोशिश करेंगे। दैट वाज द आइडिया ऑफ जेन स्ट्रीट। जब बैंक निफ्टी को वो हाई करेगी इंडेक्स को, तो जब प्रीमियम्स चेंज होंगी, राइट, कॉल प्रीमियम हाई हो जाएगा, पुट प्रीमियम लो हो जाएगा। और जब नेक्स्ट वो क्या करेगी, बैंक निफ्टी को उसका नेक्स्ट उसका यही एजेंडा है कि मुझे बैंक निफ्टी नीचे करना है और मुझे ये जो प्रीमियम में डिफरेंस आएगा, ये अप डाउन बैंक निफ्टी को अप डाउन करने में जो प्रीमियम में डिफरेंस आएगा उसको मुझे कैप्चर करना है। एज सिंपल एज दैट, उसका यही मोटिव था। तो उन्होंने क्या किया, इन द बिगिनिंग उनका यही स्ट्रैटेजी था। बिगिनिंग में ही उन्होंने बेट लगाया, सोच लिया कि बैंक निफ्टी को हम नीचे गिराएंगे, व्हेन बैंक निफ्टी विल गो डाउन वाज देयर स्ट्रैटेजी। सो पहले वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाते थे, फिर वो लोग उस टाइम पे कॉल को सेल करते थे और पुट को बाय। देन बाय द एंड ऑफ द डे, ओके, एंड ऑफ द डे वो क्या करते थे, दिन के एंड में दे विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर्स। बैंक निफ्टी के जो अंडरलाइंग शेयर्स है, पहले उन्होंने खरीद के प्राइसेस हाई कर दिए बैंक निफ्टी के, अब वो उनको सेल करके क्या करते थे, बैंक निफ्टी को डाउन कर देते थे। जैसे ही बैंक निफ्टी डाउन होती थी, जो पुट प्राइस, जब बैंक निफ्टी आपका जो पुट का प्राइस एकदम लो हो गया था, उसका वैल्यू गिर गई थी, जस्ट बिकॉज अभी बैंक निफ्टी डाउन, उन्होंने डाउन कर दिया बाय सेलिंग ऑफ दीज अंडरलाइंग स्टॉक्स, वो पुट के प्राइसेस बहुत हाई हो जाते थे। और ये जो डिफरेंशियल है, इसको वो कैप्चर करके ना प्रॉफिट्स बनाता था। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल टर्म्स में जो मैंने आपको बताया यही है, ओके। और एक दिन में चेन स्ट्रीट on in Jan 24 in one day made a whooping profit of rupees 734 crores। तो ये आप मान लो, ये ही पूरा स्ट्रैटेजी यूज करके उन्होंने इतने सारे प्रॉफिट्स बनाए। तो मैं क्या करूंगी, अभी आपको एक बार जस्ट 5 मिनट के लिए मैं आपको लेके जाऊंगी टू द सेबी, मतलब जो ऑर्डर आया था ना 105 पेजेस का, हम एक बार उस ऑर्डर को देखते हैं, सो दैट हम इसमें समझ सके कि इस ऑर्डर में बेसिकली दिखाया क्या था। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बार हम चलते हैं यहाँ पे पेज नंबर, लेट्स गो टू पेज नंबर 15। ओके, ये है वो इंटरिम ऑर्डर जो सेबी ने पास किया है। ओके, दिस इज द ऑर्डर पास्ड बाय सेबी। अब ये वाला चार्ट देखिए, इंटरिम ऑर्डर के पेज नंबर 15 में ये चार्ट देखिए आप। तो यहाँ पे दीज आर, ये जो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे वो अंडरलाइंग शेयर्स है बैंक निफ्टी के। ओके, अब यहाँ पे आप देखो बाय स्टार्ट टाइम 9:15 AM में, ये लास्ट कॉलम देखिए, जेन स्ट्रीट बाय ट्रेडेड वैल्यू रिलेटिव टू मार्केट वैल्यू। सो मार्केट में अगर मान लीजिए, ये देखते हैं हम 23% पर, मार्केट में अगर आप देखिए, अगर 100 ट्रेड्स हो रहे हैं फॉर आईसीआईसीआई बैंक, अगर 100 लोग आईसीआईसीआई बैंक खरीद रहे हैं, उनमें से 23 वर बॉट बाय जेन स्ट्रीट। सिमिलरली आप देखिए, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, कितना हाई वॉल्यूम में वो लोग खरीद रहे थे सारे स्टॉक्स को। यहाँ पे आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। लेट्स लुक एट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का 24% उन्होंने आउट ऑफ 100%, और आउट ऑफ ऑल द 100 स्टॉक्स जो ट्रेड हो रहे थे वहां पे, 24 जेन स्ट्रीट ने ये खरीदा था। दिस इज द ट्रेडेड वैल्यू। मान लो जब 24% ऑफ द स्टॉक्स वो खरीद लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा। और जब 24% को वो वहां से निकाल देगी, 24% स्टॉक्स को जब आप सेल कर दोगे, तो ऑफकोर्स है कि आपका शेयर प्राइस भी गिरेगा और उससे वो आपका बैंक निफ्टी में भी इम्पैक्ट करेगा। नीचे जाओगे तो यू विल सी अनदर टेबल, जिसमें ये आप देखिए, ये तो हो गया उनका वॉल्यूम प्ले। उन्होंने प्राइस प्ले भी किया। प्राइस प्ले कैसे किया, अभी आप देखो, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं ना। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स अबव लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1607। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक चीज, अगर आपको 100 रुपए में मिल रही है, आप कोशिश करोगे कि आप 99 में खरीदो या 95 में खरीदो। आप नहीं बोलोगे कि मुझे वो 102 में खरीदना है।
अब यहाँ पे वो क्या कर रही थी, जस्ट बिकॉज़ उनको चाहिए था कि एचडीएफसी बैंक का प्राइस जल्दी-जल्दी ऊपर जाए, तो वो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, अगर मान लीजिए एचडीएफसी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1500 था, वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हम जो 1500 है, हम उसके ऊपर भी खरीदने को रेडी है। मतलब हम 1600 रुपए में भी हम प सॉरी 1505 रुपए में भी हम एचडीएफसी बैंक खरीदने के लिए रेडी है एंड देयर वाज़ 1600 सच बाय ऑर्डर्स। ऐसे 1600 ऑर्डर्स थे जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर थे। यानी कि ये भी एक मैनिपुलेशन थी। वो लोग जेन स्ट्रीट रेडी थी एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को खरीदने में हायर देन द मार्केट प्राइस, जो कि आप नहीं करोगे, राइट? वैसे क्यों कर रहे हो? वैसा इसलिए कर रहे हो सो दैट आप उसका डिमांड जल्दी-जल्दी बढ़ा सको और उससे प्राइसेस और भी ऊपर जाए। अब हम और एक यहाँ देखते हैं। लेट्स गो टू पेज नंबर 34। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने सेलिंग किया है। जो वो हमने बाइंग का वॉल्यूम देखा, यहाँ पे आप सेलिंग का वॉल्यूम देखिए। एचडीएफसी बैंक 22%, Jane Street's traded value relative. So 22% of the selling of HDFC Bank was done by Jane Street. तो ये इतना अगर वॉल्यूम आप खुद के हाथ में लेके उसको ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियस है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। आपने बहुत सारा पैसा पंप इन करके आपने क्या किया है, ये पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट करने की कोशिश करी है। सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी बाइंग के केस में, यहाँ पे आप सेलिंग के केस में भी देख सकते हो। आप सेल, अगर आपको सेल करना है तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा प्राइस में सेल करना चाहोगे, राइट? ना कि लेसर प्राइस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स बिलो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 8780, मतलब आप चाहते हो कि किसी भी तरह से आपका शेयर प्राइस जो है वो नीचे जाए, ओनली देन आप जाके इसको जो है आप प्राइसेस को इम्पैक्ट कर पाओगे, राइट? सो ये जो है दिस इज व्हाट बेसिकली, ये पूरा उन्होंने, ये पूरे इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने सारे डिटेल्स दे रखे हैं। तो मैंने आपको जो पेज 1534 दिखाया है उसमें आप वॉल्यूम देख सकते हो कि कौन कैसे वॉल्यूम्स में उन्होंने ये ट्रेड्स किए हैं। अभी दो मैंने आपको बताया, एक तो आपका मैंने बता दिया कि प्राइस में उन्होंने इम्पैक्ट किया है, वॉल्यूम में इम्पैक्ट किया है, राइट? प्राइस में कैसे किया, आप सेल कर रहे हो एट अ प्राइस लोअर देन एलटीपी एंड यू आर बाइंग एट अ हायर देन एलटीपी। वॉल्यूम्स यू आर इम्पैक्टिंग बिकॉज यू आर बाइंग ह्यूज वॉल्यूम्स। थोड़ा बहुत नहीं ले रहे हो, हर एक स्टॉक में आप 25-22% इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू विल बी मूविंग द बैंक निफ्टी इंडेक्स। नाउ व्हाट एक्शन हैज सेबी टेकन, जो अभी ये सब हो गया, उन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया, आप ये भी मुझे पूछ सकते हो कि मैनिपुलेशन इज ओके बिकॉज दैट इज ट्रेडिंग में दे आर डूइंग समथिंग दैट दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, बट नो, मैनिपुलेशन एट दिस लेवल इज नॉट ओके बिकॉज इससे आप रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी नहीं दिखा रहे हो। आप शेयर मार्केट जो है वो आपका रियल पिक्चर ऑफ द मार्केट या रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी नहीं है। वो किसी एक एंटिटी ने आके उसमें पैसे डाल दिए और उसको मूव किया है फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स, only for its own benefits, then it is not correct, then it is not correct strategy, it's a manipulative strategy। तो इसकी वजह से सेबी ने जैन स्ट्रीट के सारे एंटिटीज, देयर आर 4 एंटिटीज, वो आप जब वो ऑर्डर देखोगे फर्स्ट पेज में वो सारा 4 एंटिटीज के नाम लिखे हैं, वो सारे एंटिटीज को इंडियन इक्विटीज मार्केट में एंटर करने के लिए एक्सेस बंद कर दिया है। 4843 करोड़ उनके पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं। सेबी ने बोला है दैट दिस मनी हैज टू बी फ्रोजन एंड केप्ट असाइड, ये आप अभी नहीं यूज कर सकते हो, और उनको 21 डेज का टाइम दिया है टू कम बैक एंड रिस्पॉन्ड और टू गिव अ एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्वियसली जेन स्ट्रीट ने ये चीज मना करी है और विद इन 21 days they are going to come back with a response and mostly they are saying that we have not done anything wrong, so let's see कि वो क्या बोलेंगे। they can also appeal in the सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, एसएटी जिसको बोलते हैं। बट ऑल इन ऑल ये इतना बड़ा स्ट्रेटेजी, इतना व्हाई इज दिस बिकमिंग सच अ बिग थिंग फॉर द इकोनॉमी या इंडियन मार्केट में इसकी बात इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, बिकॉज ये वन ऑफ मेजर बैंड्स हैं ऑन ग्लोबल एल्गो ट्रेडर्स। जनरली बिगिनिंग पहले ऐसा आपने सुना नहीं होगा, ये बहुत नया है। और ये जो अभी स्टॉक के साथ, ये जो अभी
जेएस के साथ हुआ है, इसकी वजह से कि बहुत सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट हुआ है। आप देखोगे नुवामा, एंजल वन, बीएसई, इन सबके स्टॉक्स गिरे थे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। तो अभी आगे जाके हम देखेंगे कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा एंड हाउ विल जेएस कम अप विद अ रिस्पॉन्स। वो भी अपनी कुछ रिप्लाईज देगी। और इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट और आपको समझना है, जैसे ऑप्शंस, ऑप्शंस के लिए मैं दूसरा वीडियो बना के डालूंगी एंड आई होप इसमें एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल गया है कि what was the entire case and what had actually happened in this particular uh, situation, so that ये आपको एक केस स्टडी जैसे याद रह जाए। I hope you all understood and I'll see you in the next video. Thank you so much for listening. See you.